14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। 1954 के अंदर पहला इलेक्शन होता है और 56 के अंदर पहला आइन बनता है। आइन बनने के ठीक 2 साल बाद मुल्क में मार्शल लॉ नाफज हो जाता है। जनरल अयूब खान आते हैं। 13 साल मुल्क के अंदर आमरीयत कायम रहती है। इन 13 सालों में 1962 का आइन बनता है जो कि टूट जाता है और 13 साल फाइनली फौजी हुकूमत के बाद जब 71 में इलेक्शन होता है, एक तरफ जुल्फकार अली भुट्टो, दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान के जीतने के बावजूद उसको हुकूमत नहीं सौंपी जाती तो मशरकी पाकिस्तान टूट जाता है। मशरकी पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन जाता है। मगरबी पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है। 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बनता है। तीसरा आइन बनने के ठीक 4 साल बाद 1977 के अंदर मुल्क के अंदर दोबारा मार्शल लॉ नाफज होता है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी जाती है। जियाउल हक साहब 11 साल मुल्क के अंदर आमरीयत कायम करते हैं और 1988 में उनके हलाक होने के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। कभी पाकिस्तान पीपल पार्टी, कभी IGI, कभी PMLN की हुकूमत आती है, यहां तक कि 1999 में दोबारा मार्शल लॉ लगता है और 2008 तक परवेज मुशर्रफ साहब मुल्क के अंदर एक किस्म की आमरीयत कायम रखते हैं। पाकिस्तान के बने 78 सालों में से 33 साल सिर्फ और सिर्फ फौजी हुकूमत रही और बाकी 45 सालों में भी फौजी जर्नैलों का हुकूमत गिराने में या हुकूमत बनाने में बहुत अहम किरदार रहा है। इस पूरे दौरानिये के अंदर जहां पर हमारी फौज की जिम्मेदारी थी मुल्क के दफा की, हमारी फौज की जिम्मेदारी थी कश्मीर को आजाद करवाने की, हमारी फौज की जिम्मेदारी थी फलस्तीन को आजाद करवाने की, वहां पर DHA बना, कैंट बना, अस्करी सीमेंट बना, अस्करी फाउंडेशन बनी, अस्करी बैंक्स बने, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बने, फौजी फाउंडेशंस बनी, वहां पर बहुत कुछ बना। लेकिन पिछले 78 सालों से कश्मीर भी आजाद ना हुआ, फलस्तीन का मसला भी हल ना हुआ और आज तक कभी हमने गजवा हिंद को भी ना देखा। फौजी दफा के ऊपर इस कदर पैसा लगाने के बावजूद, JF-17 थंडर होने के बावजूद, गजनवी और गोरी मिसाइल होने के बावजूद, पूरी दुनिया के अंदर हम जुल्म की कारस्तानियां देखते हैं। पूरी दुनिया को छोड़ें, अगर कश्मीर हमारी शहरग है तो कश्मीर के मसले को हम आज तक हल ना कर पाए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जहां पर फौजी जर्नैलों का काम मुल्क के दफा का था, उन्होंने आमरीयत कायम की, उन्होंने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो लोग लाए और फाइनली उसका नतीजा ये निकला कि जहां पर नारे लगा करते थे पाक फौज जिंदाबाद, वहां पर लोग आज फौज के लिए वो इज्जत नहीं रखते जो कि किसी भी मुल्क की फौज की इज्जत दिलों में होनी चाहिए। अगर मैं आम फौजियों की बात करूं तो जो रिक्रूट्स हैं, जो नाइक, लांस नाइक, हवालदार मेजर, सूबेदार हवालदार मेजर, ये जो नॉन कमीशन रैंक ऑफिसर्स हैं, इनकी तनख्वाहें 20-22 हजार से शुरू होती हैं और 40-50-60 हजार के ऊपर खत्म हो जाती हैं। इनके खाने पीने का सिस्टम तबाह हो चुका है। नॉन कमीशनड ऑफिसर्स पसमर्दगी की जिंदगी गुजारते हैं, ना उनके पास फाइनेंशियली वो स्टेबल हो पाते हैं, कभी ना अपने घर को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर पाते हैं। यही वजह है कि नॉन कमीशनड ऑफिसर आर्मी से जब रिटायर होते हैं तो किसी बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं या किसी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। इतना बड़ा दफाई बजट लगाने के बावजूद हमारे जो नॉन कमीशनड ऑफिसर्स हैं, हम उनको ना अच्छा पे कर पाते हैं, ना हम उनको अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल कर पाते हैं, ना हम उनको रिटायरमेंट के ऊपर इतनी कोई आमदन दे पाते हैं कि वो कहीं बैंक की मुलाजमत ना करें, अपनी इज्जत नफ्स से मजरू ना करें, वो पाक फौज के जवान रहे। कमीशनड ऑफिसर्स की बात करूं तो कैप्टन, मेजर, कर्नल तक तो हालात इस कदर नासाजगार हैं कि इनकी तनख्वाहें कम, शशका ज्यादा और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये तड़पते रहते हैं कि अपने आप को फाइनेंशियली ये कहीं स्टेबल कर पाए। अगर फौज के शशके की बात करूं तो ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल या कहीं ना कहीं मेजर जनरल, ये वो रैंक्स हैं जहां पर जाकर एक जबरदस्त पावर भी इनके पास होती है, इनके रिलेशंस भी जबरदस्त होते हैं, ये जमीनें भी लेते हैं, जमीनों के ऊपर कब्जे भी करते हैं और फिर जब फौज से रिटायर होते हैं तो मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। हमारी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि 12 लाख पर मबनी है, जिनमें से 8 लाख के करीब अभी मौजूदा फौज जो वर्किंग कर रही है
वो इसलिए जलीलो रुस्वा होती है कि चंद फौजी जर्नैलों की वजह से वो सब बदनाम होते हैं। मुल्क इसलिए तरक्की ना कर पाया कि कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई, कभी भी हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं हुई। हम इंडिया के साथ जंग करते रहे कश्मीर के नाम पर, हम यूएसए के साथ मिलकर जंग करते रहे अफगानिस्तान के साथ, हम ईरान के साथ आज तक अपने मुआहदे ठीक ना कर पाए सिर्फ सऊदी अरब के प्रेशर के अंदर। और इन तमाम मामलात के अंदर फॉरेन पॉलिसी का बहुत अहम किरदार था, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कभी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ठीक ही ना हो पाई। इस वीडियो पैगाम का मकसद सिर्फ फौजी जर्नैलों को पैगाम देना है कि बराए मेहरबानी आपके सामने पूरी अवाम हाथ जोड़ती है। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर देंगे, बल्कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को छोड़ दें, आप पॉलिटिक्स को भूल जाएं, आप सिर्फ अपने दफा की जिम्मेदारियां संभालें। पॉलिटिकल लीडर्स खुद जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आनी है। तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ना सिर्फ रोजगार का मामला ठीक हो जाएगा, मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा, मुल्क के अंदर साइंस आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तरक्की होगी, स्टेबिलिटी होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी, सारी पॉलिसीज भी ठीक हो जाएंगी। आपको खुदा का वास्ता है, बराए मेहरबानी मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कुछ ख्याल कीजिए। 8 फरवरी 2025 आज दिन है, इलेक्शन को गुजरे पूरा 1 साल हो गया। आज की वीडियो पिछले इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनाई गई है, और ना सिर्फ पिछले इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनाई गई है, बल्कि उससे पिछले इलेक्शन में भी रिगिंग हुई जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, उसको भी मद्देनजर रख के बनाई गई है। और पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन सब में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाना, प्री पोल रिगिंग करना, पोस्ट पोल रिगिंग करना, इलेक्शन डे रिगिंग करना, ये तीनों कामों का होना और इन तीनों कामों का रुकना बहुत जरूरी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।